हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और कल की कमजोरी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से फिर से है नरमी के संकेत। गिरावट के साथ शुरुआत के आसार। एसजीएक्स निफ्टी से गिरकर खुलने के बाद और फिसलेंगे या फिर होंगे रिकवर। ओपनिंग से ज्यादा अहमियत होगी आज की क्लोजिंग की। किन लेवल्स पर रखनी है नजर और क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी अगले हफ्ते के लिए, रहेगा खास फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, अच्छा लग रहा है सर आपको ऑफिस में देखकर। कोई खास वजह सर इस वीकेंड सेशन को ऑफिस में? बिल्कुल, कुछ न कुछ काम इस तरह के होते हैं जिसके लिए कभी कभार वर्क फ्रॉम होम के बजाय ऑफिस को पसंद करना चाहिए। और एक अलग एनर्जी, जोश और पॉजिटिविटी स्टूडियो में जो आती है उसका मज़ा अलग ही है। तो बीच बीच में अपने आप को चार्ज करने के लिए बिल्कुल सर, तो खेल के मैदान पर तो मजा है। और विंबलडन का फाइनल भी होगा सर संडे के दिन, तो एक हैवी पैक्ड स्पोर्टिंग वीकेंड है। आज सेमीफाइनल्स भी हैं विंबलडन के, तो वहां पर भी नजर है। आइए सर, स्पोर्ट पर तो बढ़िया एक्शन है, पर बाजार के एक्शन की भी बात करते हैं। सबसे पहले आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं ये बताएं। नहीं, आज के ट्रिगर्स में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से संकेत ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव साइड पर हैं। एफआईज के संकेत भी आप नेगेटिव साइड पर ही लेकर चलिए, और घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आज जो कुछ हुआ एक्शन वो देख लिया जाए। डाउ 260 अंक नीचे बंद हुआ है, हालांकि 280 अंकों की रिकवरी के बाद तो आप जैसे देखना चाहें, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी देखेंगे तो जितना नीचे बंद हुए उतनी रिकवरी भी हुई है। लेकिन परसों से देखेंगे तो कल उतना नीचे भी बंद हुआ है। 100 अंक नीचे बंद हुआ है नेस्डेक। टीसीएस के नतीजे कमज़ोर हैं लेकिन गाइडेंस दमदार है, तो मतलब इधर भी मामला मिला जुला, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी। तो अगर आप खराब देखना चाहेंगे तो भाई नतीजे अच्छे नहीं आए जितना सोचे थे, लेकिन आगे देखना चाहेंगे तो भाई आगे का गाइडेंस अच्छा है। हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,000 करोड़ का एक पैकेज आया है कि नई कैबिनेट की पहली बैठक के बाद। क्लीन साइंस और जीआर इंफ्रा दोनों आईपीओ आज बंद होने जा रहे हैं। दोनों को रेस्पॉन्स अभी तक ठीक मिल रहा है। दीप जी। बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए, और इन सभी ट्रिगर्स पर अनिल जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। पर एक बार कल के एक्शन की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि कल से पहले हमने देखा कि 2 दिन बाजार अच्छी तेजी के साथ डेज हाई पर बंद होते हुए दिखे। कल डेज लो पर बंद हुए हैं। हालांकि परसेंटेज टर्म्स में देखें तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी सर, 1% 1.25% की थी। पर जो बाजार में सडनली मूड माहौल बदल गया, डर का माहौल आते हुए दिखा, कुछ लोग पैनिक भी कर रहे थे। कैसे समझे इस एक्शन को, और क्या थोड़ा ओवर रिएक्शन होते हुए दिखा है या फिर ये नॉर्मल करेक्शन ही है? ओवर रिएक्शन बाजार का नहीं है, ओवर रिएक्शन लोगों का है, और उसकी वजह भी है दीप। 2 वजह। पहला, लाइफ टाइम हाई के आसपास अगर आप बाजार को थोड़ा करेक्शन होते हुए देखते हैं, देखिए आपका सेंटिमेंट सबसे ज़्यादा मजबूत कब होगा बाजार को लेकर, जब बाजार ऊपर है और लाइफ टाइम हाई पर बाजार है, तो नेचुरली सबका कलेक्टिव सेंटिमेंट सबका मजबूत है कि सब तेजी के बारे में सोच रहे हैं, तभी लाइफ टाइम हाई पहुंच रहा है बाजार। और उस समय अगर करेक्शन आए तो सबको लगता है कि अरे हम तो उल्टा सोच रहे थे, तेजी थोड़ा नीचे कैसे आ गया। चलो उसमें भी दिक्कत नहीं है, सबको मालूम है कि बाजार ऊपर नीचे होगा। 2 हफ्तों से लगातार हम कह भी रहे थे कि बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, दोनों तरफ के ट्रेड बन रहे हैं, वो एक तरफा ट्रेड का टाइम गया। लेकिन परेशान क्या करता है? परेशान ये करता है कि जब आपके लिए गिरावट अनएक्सपेक्टेड हो 2 लिहाज से। एक, कितना गिरना चाहिए, जितना आप सोचे उससे ज़्यादा गिर जाए, ये थोड़ी दिक्कत की बात है। दूसरा, स्पीड, गिरने की स्पीड बढ़ जाए। ये 2 चीज़ें आमतौर पर ट्रेडर्स को परेशान करती है। कल ये दोनों ही चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ तो है कि किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बाजार रुका नहीं। वैसे देखा जाए तो आप देखिए 70-80 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी नीचे था, उसके मुकाबले में बाजार उतने खराब नहीं खुले। खुलने के बाद ऊपर भी पहुंचे। ऊपर पहुंचने के बाद आपको एक मौका 15,900 के आसपास दिया भी है, 15,885 का हाई है। तो आप एकदम टॉप पे तो बेच नहीं सकते, एकदम बॉटम पर तो ले नहीं सकते। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है या जो ट्रेडर हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सा ख़राब है, तो आपको साथ में कहीं कहीं एग्जिट भी करना है। लेकिन वो आमतौर पर नहीं हो पाता है, जो हम समझते भी है। लेकिन इसका मतलब यही है कि जब इस तरह के मूव आते हैं, और दूसरी तरफ ये है कि भले भारतीय बाजारों का एक्शन कुछ भी हो, आपको साथ में एक नज़र ग्लोबल मार्केट्स पे भी रखनी होती है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में आपको अमेरिका के बाजार, कभी एक दिन कभी हांगकांग गिरता है, आज फॉर एग्जांपल निक्केई का नंबर है वो गिरा हुआ है, कभी कौन सा बाजार गिरे कभी कौन सा बाजार गिरे, तो आपको थोड़ा सा वो सेंटीमेंट के लिहाज से ध्यान रखना होता है और अपनी ट्रेडिंग पोजीशन उस हिसाब से आपको अलाइन करनी होती है। तो इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में थोड़ा फास्ट मूव करना होता है, और अगर आप फास्ट मूव नहीं कर सकते तो फिर आपको अगर डिसीजन लेने में आप वक्त लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा देर होती है, और ऐसी सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दिक्कत तीसरी तब आती है जब ये 2 कारणों के साथ, कि एक तो कितना गिरना है,
आमतौर पर पहले सपोर्ट लेवल पर बाजार वापस रिवर्स कर जाता है, तो सबकी आदत ये कि अगर पहला सपोर्ट लेवल 15,800 है तो वहाँ पे रुकेगा और वहाँ से घूम जाएगा, वो नहीं घुमा। स्पीड दूसरी चीज़ है, और तीसरी प्रॉब्लम जो है वो अपनी खुद की है। अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन ज़रूरत से ज़्यादा है और आप मार्केट के बदलते हुए मूड के साथ अपनी पोजीशन कम नहीं कर पाए या स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो समस्या आती है। तो मेरा ये समझना है कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने में कोई अभी भी कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी, और दीप ये 2 दिन से हम लगातार बात यही करें कि ओवरनाइट पोजीशन भी कम करिए, इंट्राडे ट्रेड की पोजीशन भी आप कम रखिए। हल्के रहकर ट्रेड करेंगे, छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करेंगे तो अब भी बाजार ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पर बाजार में कुछ भी बदला या बिगड़ा नहीं है। अभी भी आपने 15,700 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। लाइफ टाइम हाई आपकी है 15,880, 879। कल आप बंद हुए हैं 15,725 पे, यानी कि सिर्फ 150 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं मुश्किल से। अब 150 पॉइंट का मतलब है सिर्फ 1%। लाइफ टाइम हाई से अगर आप 1% नीचे बंद होने में अगर सबको ये लगे कि हम तो लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, अब क्या होगा, बाजार तो ख़राब हो गया, तो फिर शायद आप गलत प्रोफेशन में हैं, गलत जगह हैं, गलत इन्वेस्टमेंट तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। तो इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त है, बजाय इसके कि कल बाजार 150-200 पॉइंट गिर गया, बढ़ना चाहिए, हो गया। ये हमेशा होगा। कब किस दिन अचानक से ग्लोबल मार्केट्स किसी आप महीने में अगर 20 ट्रेडिंग सेशन है, 20 ट्रेडिंग सेशन में 15 ट्रेडिंग सेशन, 16 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे जब बाजार डेटा के लिहाज से चलता है। 3-4 ट्रेडिंग सेशन हमेशा ऐसे आएंगे जब बाजार में कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, कोई न कोई खबर आएगी, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आए, चाहे हमारे अपनी वजह से आए, किसी भी वजह से आ सकती है। और वो किसी के भी अनुमान से बाहर की चीज़ है, वो डेटा में भी नहीं दिखती। और इसी के लिए हमेशा एक चीज़ होती है स्टॉप लॉस और एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग। तो जिस तरह से ग्लोबली वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, उसको देखते हुए एक डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है। और अगर आप डिसिप्लिन रखेंगे तो इस बाज़ार में अभी भी कहीं कोई खराबी नहीं है। पोजीशन हल्की रखिए, लिमिट में रखिए और अपने टारगेट्स लेवल्स को ध्यान में रखिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, लेवल्स पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और अपने रिस्क के हिसाब से ही, जैसा अनिल जी ने कहा, पोजीशंस बनाएं, छोटी पोजीशंस बनाएं कम मुनाफे के लिए, ताकि लॉस भी अगर कम हो, अगर बाजार मूव करे। सर, एक ये जो ग्लोबल मूड माहौल बना हुआ है, इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार कल की गिरावट के बाद आज भी मूड माहौल थोड़ा खराब है। कल यूएस इतने नहीं गिरे जितना फ्यूचर्स दिखा रहे थे, बट डेफिनेटली कल की गिरावट के बाद आज भी थोड़ी सुस्ती आती हुई दिख रही है। स्पेशली जो एशिया के बाजार हैं, जापान 2.25% नीचे है, हांगकांग फिर से कमजोर है। कैसे देखें इस ग्लोबल सेंटिमेंट को सर? बाय द वे, बात करते करते दीप हांगकांग 0.5% ऊपर हो गया। ये चीज़ है जो वॉलेटिलिटी है। आप देखिए कि कहाँ 1 और 2.25% निक्केई नीचे, कहाँ 1 और 0.5% हांगकांग ऊपर है, कहाँ 1% चाइना नीचे है। तो हर एक मार्केट अपने अपने हिसाब से चल रहा है। अमेरिका में भी देखिए दोनों तरफ के ट्रेड है। 8 में से 7 दिन या 9 में से 8 दिन S&P ने रिकॉर्ड हाई बनाया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा करेक्शन हुआ है कल, करेक्ट। परसों नैस्डैक ने लाइफ हाई बनाया था, कल गिरा है, राइट। ऐसे में ऐसा क्या हो गया, इतने कोई पहाड़ थोड़ी टूट गया भाई। लाइफ टाइम हाई के आसपास अभी भी अमेरिका है। एक आध दिन, अच्छा चलो मान लिया गिर भी गया, करेक्शन हो गया, तो आप अगर खराब देखना है तो ये देखिए कि 250 पॉइंट, 250 पॉइंट डाउ गिर गया। लेकिन ये भी तो देखिए साथ में 250, 350 पॉइंट रिकवर भी हुआ है नीचे से। तो दोनों तरफ का व्यू है। इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपर के लेवल पर अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवा ली है तो नीचे बाइंग का भी सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि कोई फ्री फॉल है कि बिल्कुल। अब 1-2% से एक चीज़ समझिए, जब आप मार्केट में हैं तो 3% की रिस्क आपके लिए इंडेक्स में हमेशा रहती है। 3% इंडेक्स कभी भी मूव हो सकता है। 3% से ज़्यादा के मूव जब आते हैं इंडेक्स में, वो आप अनुमान लगा सकते हैं। 3% के भीतर के जो मूव होते हैं उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, और उससे कभी भी बाजार का डायरेक्शन नहीं बदलता। फर्ज करें आप 15,900 पर 3% का मतलब हुआ 450-500 पॉइंट, यानी 15,400, 15,500 तक आप आ जाते हैं कभी भी करेक्शन में। तब तक बाजार का मूड, टेक्सचर, ट्रेंड, माहौल कुछ भी नहीं बदलता, उसके नीचे ही बदलता है। तो आप जब भी अपनी पोजीशन रखें उस तरह से रखें। अब आइए जहाँ तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में कोई खास समस्या वाली बात है। बॉन्ड यील्ड्स नीचे है। अब यही चीज़ देखिए, बाजार को बढ़ना होता तो इसी चीज़ पे बढ़ भी सकता है। कैसे? इकोनॉमिक रिकवरी धीमी पड़ सकती, इस चक्कर में अमेरिका के बाजार कल गिरे, करेक्ट। इकोनॉमिक रिकवरी धीमी पड़ सकती है तो फिर ऐसे में तो ब्याज दरें जल्दी से बढ़ेंगी नहीं, राइट। ऐसे में तो स्टिमुलस पैकेज जो दिया हुआ अमेरिका में, जो पैसा बांटा हुआ रहेगा, जल्दी से हटाएंगे नहीं। तो इसमें बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। इकोनॉमी की हर एक्टिविटी के 2 पहलू है। दूसरी तरफ पहलू ये, अरे रिकवरी तो धीमी हो रही है भाई, अब क्या करें, ये तो बड़ा नौकरियां लगेगी नहीं लगेगी, कितनी कमाई होगी नहीं होगी। सो इवेंट का या उस खबर
देखिए उसके एनालिसिस के हिसाब से बाजार चलता है, बाजार अपने हिसाब से चलता है। तो कुल मिलाकर सिंपल है, बहुत ज़्यादा पढ़ने समझने और घुसने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ लीजिए कि ठीक है, अमेरिका में लाइफ टाइम हाई रोज बन रहे थे 8-9 दिनों से S&P में। एक दिन तो करेक्शन देगा, 2 दिन तो करेक्शन देगा, 2-3 दिन के करेक्शन से ज़िंदगी नहीं बदलती है। बिल्कुल डरिए मत, चिंता मत करिए, घबराइए मत। थोड़ी सी डाउन साइड रिस्क और हो सकती है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे हमारे यहाँ हो। 2%, 1.5% की, 2% के आसपास की डाउन साइड रिस्क अगर आप संभाल सकते हैं तो इस मार्केट में कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि 2% यानी कि और 300 पॉइंट अगर निफ्टी गिर जाए तो मुझसे तो नहीं संभलेगा, तो फिर आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन कम कर लेनी, खत्म कर लेनी। और इसका मतलब है दीप, मैं बहुत साफ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब 2% और गिरने की तैयारी में है। पॉइंट ये कि थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। क्या खराब हो सकता है उसकी तैयारी रखो और फिर अच्छा सोचो, जिंदगी में सब बढ़िया होगा। जी दीप। बिल्कुल सर, जैसा आप हमेशा कहते ही हैं, और बाजार है, दोनों तरफ के एक्शन दिखाएगा ही। तो चलिए बाजार का सेटअप समझना है सर। उससे पहले एक और फैक्टर, नतीजों का सीजन शुरू हो गया और टीसीएस नतीजे तो थोड़े ठीक ठाक आए थे, थोड़ा कह सकते हैं अनुमान से हल्के कमजोर भी थे, बट बढ़िया गाइडेंस आती हुई दिख रही है सर। मैनेजमेंट कमेंट्री भी अच्छी रही, कैसे देखें इसे? ये देखो, टीसीएस का हाल, हमारा हाल और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का हाल एक जैसा होता है दीप। और वो एक जैसा कैसे होता है कि मतलब तेंदुलकर जब भी बैटिंग करने पिच पे उतरेगा तो सबको ये चाहिए कि सेंचुरी मार के आए, करेक्ट। टीसीएस जब भी रिजल्ट देगा सबको लगता है कि एकदम तोड़फोड़ ही आने चाहिए, और साथ ही गाइडेंस ऐसा है कि मतलब पूछो मत। और हम रोज़ जब मार्केट का एनालिसिस करेंगे तो हमें ये कहेगा एकदम बैंग ऑन 100% यही होना चाहिए, करेक्ट। अब किसी दिन तेंदुलकर का नसीब ख़राब है और पिच में छोटी सी क्रैक कर उसी पर बॉल पड़ी और वहाँ से थोड़ी सी ऑफ स्टम्प के बाहर निकल के उन्हें एज लग गया, हो सकता है। टीसीएस के लिए सब कुछ बढ़िया है, कभी कभार ग्लोबल माहौल हो या कभी कोई लोकल चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा रिजल्ट ढीला है या लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बन जाए। सिमिलरली हमारे केस में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ग्लोबल मार्केट्स या कोई एक्सटर्नल न्यूज ऐसी हो जो कुछ अलग कर सकती है, वो हो सकता है। लेकिन समझते हैं हम, क्योंकि ये चीज़ है कि आप उम्मीद उसी से करते हो जिसे आप अपना समझते हैं, तो करेक्ट, तो उम्मीद करने में गलत नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी सबको ध्यान रखनी चाहिए, न टीसीएस हर क्वार्टर में सबको खुश कर सकता है, तगड़ा गाइडेंस दे सकता है, न तेंदुलकर हर मैच में सेंचुरी मार सकता है, न हम हर रोज़ 100% सही हो सकते हैं। ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और ऐसे 50 एग्जाम्पल और दे सकते हैं। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, टीसीएस के रिजल्ट में कहीं कोई खराबी नहीं, हल्का सा रिजल्ट दब कर आया है, ठीक है। प्रॉफिट और आपके रेवेन्यू के लिहाज से मार्जिन 25.5%, 5-6 क्वार्टर के हाईएस्ट मार्जिन है, कोई दिक्कत नहीं। गाइडेंस को लेकर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, आगे के लिए अच्छा कहा है। बाजार की गिरावट में टीसीएस आपको खरीदना है, ज़रूरी नहीं कि आज सुबह 9:15 पर ही आपको खरीद लेना है, आराम से आने दीजिए, रिपोर्ट्स देखते हैं, करेक्शन आने दीजिए। ये मैं आपको कल परसों से मैं खुद भी कह रहा हूँ कि इस बार आईटी कंपनियों के रिजल्ट थोड़े से दबे हुए रहेंगे, थोड़े से ढीले आएंगे। तो ये महीना आराम से धीमे धीमे मौका देखिए। अगर बाजार भी करेक्शन देता है, आईटी शेयर भी करेक्शन देते हैं, मुझे तो लगता है अगर कोई भी, हालांकि मैं टीसीएस में तो उम्मीद ही नहीं कर सकता कि 8-10% का करेक्शन आएगा महीने भर में, वो तो संभावना ही नहीं के बराबर है। लेकिन अगर किसी भी बेहतरीन आईटी कंपनियों में नतीजों के बाद अगर 8-10%, 15% का करेक्शन आए तो खरीदने का मौका है। इन्वेस्टर्स के लिए कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में टीसीएस पड़ा है तो इन नतीजों के बाद आपको ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं टीसीएस रखूं या निकालूं। आपके पोर्टफोलियो में था, है और रहना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो गाइडेंस अच्छा है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, आगे के लिए नए वर्टिकल्स में जा रहा है, अलग तरीके के बिजनेसेस में जा रहा है। और जो कुछ खराबी अगर रिजल्ट्स में दिख रही तो वो भी खाली इंडियन बिजनेस 14% घट कर आया है। ग्लोबल बिजनेस, नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस देखिए क्या तगड़ा बिजनेस आया है। तो मुझे नहीं लगता कि टीसीएस के रिजल्ट्स देखकर किसी को मुंह फुलाना चाहिए, नाराज़ होना चाहिए। नतीजे ठीक है, थोड़े हल्के हैं, गाइडेंस बहुत बढ़िया है, दोनों म्यूट कर देते हैं, एक दूसरे को वो क्या कहना चाहिए, सेट ऑफ कर देते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। चलिए ठीक है, तो टीसीएस नतीजे अच्छे हैं, आउटलुक अच्छा है। ऑफ कोर्स बड़ी कंपनी है, थोड़ा उतार चढ़ाव तो हमेशा चलता ही रहेगा, पर देखते हैं टीसीएस आज कैसे ट्रेड करता है। बाकी स्टॉक्स और सेक्टर्स भी एक्शन में रहेंगे सर। तो शुरुआत करते हैं आज के ट्रेड सेटअप की। सबसे पहले आज के संकेतों के बारे में बताएं सर, और 12 बजे टीसीएस की मैनेजमेंट भी जुड़ेगी तो उनसे भी आउटलुक जानेंगे। पर बताएं सर, आज के संकेत क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत तो डीप नेगेटिव है,
और FIs के संकेत सुपर नेगेटिव हैं। एक्चुअली यही एक चिंता की बात है मेरे लिए आज के लिए। बाकी मुझे कहीं समस्या नहीं, मुझे एक्चुअली अमेरिका से भी डर नहीं लग रहा, सीरियसली बताऊं मैं आपको। मुझे कोई हांगकांग से डर नहीं है, मुझे कोई चाइना से या निक्केई से डर नहीं है। निक्केई गिर रहा है तो अपनी वजह से गिर रहा है वहाँ पर, क्योंकि ओलंपिक्स होने हैं 2 हफ्ते बाद और टोक्यो में इमरजेंसी वाली सिचुएशन, आई डोंट नो। आपको पता है तो बताइए दीपू, ये टोक्यो में जो इमरजेंसी मेजर्स लिए हैं वो सावधानी के लिए आज से दिए या कोरोना ब्रेकआउट हुआ है? मतलब कि वाकई में कोरोना फिर से आ रहा है इस वजह से डर है, या फिर कि अब 2 हफ्ते बाद बड़ी इवेंट है इसलिए उसके लिए पहले से सावधान रहें कि इतने सारे प्लेयर्स पूरी दुनिया भर के हमारे यहाँ आ रहे हैं, उन्हें कहीं कोई ऐसा असुविधा ना हो या ऐसा न देखना पड़े कि यहाँ कोरोना हो गया आने के बाद। तो क्या क्या हिसाब से कोरोना ये जो टोक्यो में हुआ इसके बारे में ज़रा बताइए आप। बिल्कुल सर, यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं और एक्चुअली सरप्राइजिंग है कि जापान जैसा देश ऐसी परेशानी फेस कर रहा है, क्योंकि जो परसेप्शन है हमारा वो तो यही है कि काफ़ी डेवलप्ड देश है और वहाँ के लोग भी काफ़ी थिंकिंग में डेवलप्ड हैं। बट वहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ओलंपिक्स के खिलाफ काफ़ी लोग इस समय खड़े हैं, वो चाह रहे हैं कि कोरोना महामारी के समय ओलंपिक्स नहीं होने चाहिए, तो लोकल ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी परेशानी सर वहां पर है कि वैक्सीनेशन रेट बहुत कम है, उनके पास वैक्सीन का ओवर सप्लाई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने से ज्यादा लोग हैं वो वैक्सीन ले सके, बट उनकी लोकल पॉपुलेशन वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जब भी नए मामले उछल कर आते हैं वहां पर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हो रहा है। अब उसमें अगर आप ओलंपिक्स जोड़ें तो कुछ दिन पहले क्या हुआ सर, जो ओलंपिक विलेज है जहां पर काम चल रहा है इस समय ओलंपिक्स की तैयारी में, वहां पर 12 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए। तो डर यह है कि वहां पर काफी तेजी से ऑलरेडी कोरोना मामले फैल चुके होंगे जो अभी तक डिटेक्ट नहीं किए गए हैं। इन सब में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही ओलंपिक्स हैं, तो एक पैनिक सिचुएशन बन गई है जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करी है ताकि ओलंपिक गेम्स पर असर ना पड़े। और अब तो उन्होंने स्पेक्टेटर्स के लिए भी मना कर दिया है, यानी कि गेम्स स्टेडियम्स या जहां पर भी वेन्यू में खेले जाएंगे, पर एक भी ऑडियंस मेंबर वहां पर नहीं आ पाएगा। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया, बट डेफिनेटली ओलंपिक्स की वजह से ज्यादा ये डिसीजन लिया गया है। तो मुझे एक ही सेंटेंस याद आ रहा है जापानी लोगों के लिए कि जापानीज तो ऐसे न थे, आप तो ऐसे न थे। मतलब इन्हें तो बहुत, मतलब जापान के लोगों को बहुत देशभक्त माना जाता है। वो तो मतलब जिस तरह से हार्ड वर्किंग है और उन्होंने अपने दम पर पूरी अपनी दुनिया वापस बनाई है पूरा सब कुछ खत्म होने के बाद। एनीवे, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये ओलंपिक्स आराम से निकल जाए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। FIs के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत भी नेगेटिव हैं। FNO के संकेत मेरे लिए पॉजिटिव है आज। सेंटिमेंट कॉशियस है और ट्रेंड मेरे लिए अभी भी पॉजिटिव है, कहीं कोई चिंता नहीं। तो 2 पॉजिटिव हैं, ट्रेंड और वायदा कारोबार के संकेत, 3 नेगेटिव हैं और 1 कॉशियस है। सेंटिमेंट थोड़ा सा सावधानी पर। अब आइए आज के लिए सपोर्ट जोन बता दूं मैं आपको। 15,575, 15,650 ये आज के लिए सपोर्ट जोन है। उम्मीद करें कि इस रेंज में बाजार सपोर्ट लेकर रुक जाए। अगर इसके नीचे गया तो 15,450, 15,500 मजबूत खरीदारी की रेंज बनेगी। वहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों करनी चाहिए। ऊपर 15,750, 15,775 हल्की रुकावट का रेंज है, यहाँ पर आते ही थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। 15,800 के ऊपर ही ताकत के दर्शन होंगे। तो जब तक 15,800 पार न करे तब तक बाजार के लिए ऊपरी स्तरों पर बिकवाली साफ नजर आएगी। और पार किया तो 15,815, 15,870 ये परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन भी है और स्ट्रॉन्ग सेल जोन भी है, इस पर ध्यान रखना चाहिए आपको। अब आइए बैंक निफ्टी 34,900, 35,000 ये एकदम तुरंत प्रभाव से सपोर्ट के तौर पर सामने आता हुआ दिख रहा है, आसानी से नहीं टूटना चाहिए। कल भी आपको याद होगा दीप 35,150, 35,300 का सपोर्ट जोन दिया, आप देख लीजिए एग्जैक्टली लो 35,150 के आसपास बनाया और एग्जैक्टली 35,300 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ। तो एग्जैक्ट परफेक्ट सपोर्ट जोन को बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया है। 35,134 कल का लो है, 35,274 कल का बंद है। तो सपोर्ट जोन को बैंक निफ्टी ने कल परफेक्टली टेस्ट किया। निफ्टी में भी आप देखिए 15,675, 15,725 एग्जैक्टली 15,675 के आसपास लो बनाया है, कल का 682 और 725 के आसपास बंद हुआ। तो अभी तक भी डेटा के लिहाज से कुछ ऐसा खास बदला और बिगड़ा नहीं है, ये ध्यान में रखिए। इसके नीचे गया 34,900, 35,000 के नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी तो 34,650, 34,800 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। यहाँ पर शॉर्ट भी आपको काटनी है, लॉन्ग भी बनानी है। ऊपर कितना जा सकते हैं 35,375, 35,575 ये 200 पॉइंट की रेंज पार करना मुश्किल होगा। यहाँ पर आपको हल्की फुल्की रुकावट दिखेगी। अगर पार किया और टिके, वैसे संभावना कम है, तो 35,650, 35,800 फर्स्ट क्लास परफेक्ट स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। कल भी था, आज भी रहेगा। ये बड़े लेवल्स, बड़े जोन हैं दीप, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। जी
बिल्कुल, तो 1000 पॉइंट्स आपको वहां पर दिख रहे हैं। 34,800 के करीब आपको बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, बाय जोन है, और 35,800 के करीब रेजिस्टेंस भी है, सेल कर सकते हैं। दिन के लिए क्या रेंज रहेगी सर? दिन के लिए रेंज रहेगी दीप 15,650, 15,775 दिन की छोटी रेंज, 15,575, 15,815 दिन की मीडियम रेंज, और 15,500, 15,870। आप सोचेंगे इतनी बड़ी रेंज दी, लेकिन हाँ, कल के मूव को देखते हुए, ग्लोबल माहौल को देखते हुए वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बड़ी रेंज की, लेकिन आपके हाथ में होनी चाहिए। बैंक निफ्टी 34,900, 35,375 ये दिन की छोटी रेंज है, 34,800 और 35,575 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज से आप काम चला लेंगे, और 34,650 से लेकर आपके लिए 35,650 ये बड़ी रेंज निकल कर आती है। दीप देखिए, कल भी हम यही बात कर रहे थे कि छोटी रेंज से काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव आते हैं। कल आपको रेंज के दोनों ही, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में नीचे की रेंज का जो बड़ा वाला रेंज है वो टेस्ट किया। तो होगा ऐसे 10 दिन में एक दिन ऐसा होगा जब बाजार बड़ी रेंज की तरफ जाता है, बाकी 7-8 दिन ऐसे निकलेंगे आराम से छोटी या मीडियम रेंज में ही निकाल लेते हैं। लेकिन रेंज बड़ी देने के पीछे मकसद ये है ताकि कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा मूव आए तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। सुबह ही आपकी 9:15 बजे के पहले तैयारी होनी चाहिए, मतलब बाजार खुलने के बाद जब मूव बड़ा है तब आप लेवल ढूंढने के लिए इधर उधर भागते ना फिरे। तब आपको पहले से पता होना चाहिए हाँ भाई ये लेवल है, अब ये जाएगा तो ये आएगा, ये पहले से ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए बड़ी रेंज देने के पीछे ये पर्पस है। ऐसा नहीं कि बड़ी रेंज देने के पीछे ये पर्पस है कि चलो इतना दे दें, इसके बाद तो क्या जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपके लिए क्या काम की चीज़ है वो ध्यान में रखनी चाहिए, और इसीलिए दी जा रही है। अब आइए बैंक निफ्टी के लिए, ये रेंज आपके सामने है 34,900, 35,375 दिन की छोटी रेंज, 34,800, 35,575 दिन की मीडियम रेंज, और 34,650 से लेकर 35,650 ये ये तीनों ही रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी पर है, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। बड़ी रेंज 1000 पॉइंट की 34,650, 35,650, और इधर 34,900, 35,375 छोटी रेंज। ये सारे लेवल्स पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए दिन के लिए बड़े लेवल्स और साथ ही ट्रेडिंग रेंज। पीसीआर के क्या संकेत कह रहे हैं सर? एफआईएस की पोजीशनिंग कैसी दिख रही है आपको? एफआईएस की पोजीशनिंग मतलब यही तो सबसे बड़ी टेंशन है। वैसे इसमें अच्छी बात भी है, एक दीप 72% से घटकर 57% पे आया। ये सीरीज की शुरुआत 82% पे की थी एफआईएस ने इंडेक्स लॉन्ग में। आशीष हमारे साथ, आशीष को अगर याद, आशीष 82% पे एफआईएस ने इंडेक्स लॉन्ग शुरुआत की थी इस सीरीज की, राइट। 82% से 57% आ गए, तो घटा के कितने रह गए, मतलब 25% तो इन्होंने कम कर दी। तो वैसे तो हल्के हो गए, और एक ही दिन में अच्छे खासे हल्के हो गए, ठीक है ना। तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एक तरफ नेगेटिव, इन्होंने बहुत बेच दिया, हल्के हो गए। दूसरी तरफ ये कि जितना बेच के हल्के हो जाएंगे उतना कम बेचेंगे आगे, वो कंफर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा रिडक्शन हुआ है। ये देखिए पीसीआर साथ में बढ़िया गिर के आया। आज के लिए यही एक पॉजिटिव दिख रहा है मुझे ढंग का, कि पिछले 3 बार में दीप ऐसा हुआ है कि 1.1 के नीचे पुट कॉल रेशियो जब भी आया उस दिन या उसके नेक्स्ट डे रिकवरी आती है, वहाँ पर ओवरसोल्ड हो जाते हैं। अब क्या होगा, देखिए 1.06 पर पीसीआर है, समझिए आज आप नीचे खुलते हैं, आधा दिन नीचे ट्रेड करते हैं, तो आपका पुट कॉल रेशियो और गिरकर 1 के नीचे हो जाएगा, वहाँ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आज रिकवर करें या सोमवार को करें, ये आपकी चॉइस है, बाजार की चॉइस है। लेकिन ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो ये आपको रिकवरी दे देगा। अब वो इस रिकवरी में आपको खाली 2 चीज़ देखने की, टाइमिंग आज होगी कि सोमवार को, क्योंकि वीकेंड सेशन नहीं होता, तो आप आज के लिए भी कॉन्फिडेंट हो सकते थे। दूसरा ये कि लेवल्स, कि क्या वाकई में पुट कॉल रेशियो नीचे है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर एग्जांपल 15,575 जिसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, वहाँ पहुँच गया क्या। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल गया, बस वहाँ पे आपको शॉर्ट काटनी है और लॉन्ग पोजीशन भी बनानी है। तो ये डेटा क्लियर कट है। और विक्स, इसको वोलेटाइल होना ही था, पिछले 3 दिनों से जिस तरह की सुस्ती बता रहा था 12 के आसपास टिका हुआ। और कल ही हम दीप ये बात कर रहे थे कि ये विक्स कभी भी आपको उछाल दिखा सकता है। आज देखिए 11% बढ़कर 13.5 के आसपास है। तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स, सारे बड़े डेटा जिन पर नजर रखनी। अब आइए स्टॉप लॉसेस दे दूँ। अगर आपकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, वैसे आपके लिए क्लियर कट स्टॉप लॉस 15,575 का बनता है अब, लेकिन जिनको दिन के दौरान छोटी रिस्क रखनी है वो 15,650 का भी लगा सकते हैं। ज़्यादा प्रूडेंट 15,575 का है। अपनी पोजीशन आपकी किस लेवल की ली हुई है और कितनी रिस्क आप ले सकते हैं, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता, वो आपको कस्टमाइज़ करना है अपने आप के लिए कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी 34,900 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही दूर है तो है। अगर जिसको कम रखना है वो कल के लो का रख ले, 35,100 के आसपास, 35,135 का लो बनाया था कल। आपको छोटा रखना है तो 35,100 का रख लीजिए। लेकिन अगर सही स्टॉप लॉस आप पूछेंगे 34,900 का निकल कर आता है। शॉर्ट साइड पर वही स्टॉप लॉस है जो लगातार 3 दिनों से दे रहे हैं, और शॉर्ट सेलर्स के लिए फॉर्चुनेटली ट्रिगर नहीं हो रहा है।
15,925। इंट्राडे भी क्लोजिंग अब भी वही रखो, 200 दूर है लेकिन वही रखिए। 35,850 3 दिनों से ट्राई मार रहा है 35,800 के 50 को 800 के ऊपर टिकने की, पहुंचता है वहीं से गिरावट आती। अब भी स्टॉप लॉस वही रखना है, दूर है वहीं रखिए, सेफ है वो। बाकी तो आप अपने रिस्क के हिसाब से अगर कम करना है तो 15,800 का भी कर सकते हैं, 35,600 का भी कर सकते हैं, आपकी रिस्क पे। तो दो छोटे स्टॉप लॉस जिनको चाहिए 15,800 35,600 होता है, लेकिन जो एक्चुअल डेटा के हिसाब से निकल कर आ रहा है दीप, वो स्टॉप लॉस ये दोनों है जी। क्लियर है सर। तो ये रहा आपका आज का सेटअप और साथ ही एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिस पर आपको रखनी है नजर। नई पोजीशंस के लिए आज क्या करें सर, स्पेशली अगर फिर से गैप डाउन हो तो? खरीदे और क्या करेंगे, बहुत गैप से मिले तो खरीदना ही चाहिए, एक रिकवरी तो देगी दीप, आएगी दीप। तो 15,575 15,650 की रेंज में मैं खरीदने को तैयार हूँ। स्टॉप लॉस 15,500 का रहेगा, और डीप जिसको लगाना है वो 15,450 का लगाए, लेकिन 15,500 मेरे ख्याल से सफिशियंट है। 15,725 750 775 ये 50 पॉइंट की रेंज पहली रुकावट का लेवल है, इसको पार करके टिके 15,815 15,835 यहाँ पर फुल एग्जिट लॉन्ग पोजीशन से। शॉर्ट करना चाहते हैं करिए, 15,800 15,870 बहुत बढ़िया रेंज है। इस रेंज में मौका मिले, बाजार आए, 15,800 पे भी बेचिए, 835 पे भी बेचिए, 860 70 पे भी बेचिए, जितना हर एक लेवल पर ऊपर बेच सकते हैं बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस वही है परमानेंट 15,925 का, नीचे 15,750 725 675 650 ये 4 टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। वैसे दीप हर 25-25 पॉइंट पर सपोर्ट भी है और हर 25 पॉइंट पर ऊपर रुकावट का भी लेवल, क्योंकि 3 हफ्ते हो गए आपको इसी रेंज में। अब आइए, एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आपको इस रेंज तक का इंतजार नहीं करना है कि 15,800 आए, पहले भी बेच सकते हैं। तब आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 15,800 का होना चाहिए। इनफैक्ट इसको 15,825 का भी कर सकते हैं, 15,800 भी चलेगा। नीचे की तरफ के जो टारगेट बनेंगे 15,680 15,640 15,600 और 15,575। अगर आप शुरुआत में कम गैप से खुलने पर बेचते हैं तो ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। नई पोजीशन बैंक निफ्टी में बनानी है आपको 34,900 35,000 ये रेंज जहां मैं खरीदारी की राय दूंगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 34,750 का। ये स्टॉप लॉस लगाकर लीजिए, वहाँ पे चांस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कल भी आपको याद होगा हमने कहा था एक चांस लीजिए, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने रिकवरी भी दी। कल भी निफ्टी ने भी एक रिकवरी दी। अब आप बड़े मुनाफे के लिए ट्रेड न करें, छोटे मुनाफे में एग्जिट वापस करते जाएं। तो ये स्टॉप लॉस हो गया आपका। टारगेट बनेगा आपका खरीदारी के लिहाज से 34,750 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। 35,125 35,200 35,275 35,350 और 35,450 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए खरीदारी करनी है। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी को, वो दो तरीके से करें। एक तो रेंज का इंतजार करें, अगर 35,550 35,700 की रेंज में मिले तो वो बहुत बढ़िया रेंज जहाँ जरूर बेचना चाहिए। और 35,850 का परमानेंट स्टॉप लॉस है हमारा, वही रहेगा। नीचे की तरफ 35,375 35,300 35,225 35,150 और 35,000 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी चाहिए बिकवाली। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आप 35,600 के स्टॉप लॉस से वैसे ही बेच सकते हैं। नीचे का टारगेट आपका बनेगा 35,150 35,000 34,925 34,825 और 34,750। इन सारे टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। तो दोनों तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। जी दी, क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी आज की स्ट्रैटेजी। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौके हैं और लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है रिस्क के हिसाब से, जैसा अनिल जी आपको रोज कहते हैं। वायदा कारोबार की लिस्ट सर कुछ बदलाव नहीं है इस बार। जो 5 स्टॉक्स बैन में बने हुए थे वही बैन में है। सेल, NMDC, नैल्को, PNB और इंडिया बुल्स हाउसिंग। सर डेटा देखकर बताएं, क्योंकि आप कह रहे थे FIs का डेटा काफी नेगेटिव है। क्या दिखा आपको इस डेटा में जो जहां पर हमें रखनी चाहिए ना सर? अब देखने लायक कुछ है ही नहीं दी, मतलब जितना देखोगे उतना खराब लगेगा ऐसे। मतलब एक ही दिन में, मतलब ये FIs हैं कि मतलब ट्रेडर हैं। मतलब इतना तो हमारे ट्रेडर भी परेशान नहीं होते, इतना इनको मतलब ट्वीट करने की वैसी आज़ादी मिल जाए। आप सोचो एक दिन की गिरावट में मतलब ऐसा मूड बिगाड़ लेते हैं। 555 करोड़ की बिकवाली की कैश में, ठीक है कोई खास बात नहीं, जितना गिरा उस हिसाब से। FNO में आई है 2,937 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, यानी 3,000 करोड़ के, ठीक है। 1,085 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि 3,000 4,000 और 5,500 4,600 4,700 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली है FIs की तरफ से एक ही दिन में। मतलब इतना डर लगता है, मतलब आई डोंट नो ट्रेडिंग करने आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। अगर एक दिन में 3 दिन 4 दिन से खरीदे थे, मतलब ये तो टिपिकल वो क्या बोलना चाहिए,
एक ज़माने के आजकल तो हमारे रिटेल ट्रेडर्स बड़े समझदार हैं, स्मार्ट हैं, गिरावट में खरीदते ऊपर में बेचते हैं, लेकिन पहले जैसा करते थे ये एकदम तेजी के मार्केट में खरीदना है, गिरते हुए मार्केट में, एफआईज वैसा कर रहे हैं, एक्चुअली वैसा कर रहे हैं। आप देखिए तो कल के सेशन में बहुत तगड़ी बिकवाली हुई। आई डोंट नो, हो सकता है भाई ये ज़्यादा समझदार है, देश दुनिया की इनको ज़्यादा पता है मार्केट के, तो हो सकता है अब इनकी बिकवाली को देखने के बाद ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि भाई आगे मार्केट ख़राब होने की तैयारी हो सकती है, यू नेवर नो। तो अगर वो व्यू है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अचानक से एक दिन में व्यू ऐसा बदला है, इतनी तगड़ी बिकवाली की, ये थोड़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग भी है। तो कल की गिरावट जो हुई है उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि बेचने वालों ने हाथ भारी रखा है एफआईज ने, और आमतौर पर अभी तक ट्रेडर्स तेजी की तरफ। तो एक चीज़ क्लियर कट समझ में आती है दीप, वो मैं कई बार से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तेजी की कमान रिटेल और डोमेस्टिक फंड अपने हाथ में रखे हुए हैं, मंदी की कमान, बेचने की कमान एफआईज ने अपने हाथ में रखी हुई है। तो अब मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से अगर बिकवाली का माहौल बने तो एफआईज के डेटा पे ज़्यादा भरोसा कीजिए, तेज़ी का माहौल बने तो ट्रेडर्स पर और फंड्स पर, लोकल फंड्स पर ज़्यादा भरोसा कीजिए। फिलहाल जो डेटा है वो थोड़ी चिंता वाले हैं, और इस डेटा के दम पर आप इतना ये जरूर कह सकते हैं कि 15,900 को पार करने में हमें पसीना तो आएगा। 3-4 बार ट्राई मार चुके हैं वहाँ जा जाकर, बार बार घूम फिर कर आ जाते हैं, कभी 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे से, 15,875 के ऊपर से मतलब वो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, 850 के ऊपर से वो अब भी रहेगा। ये इस डेटा से एकदम समझ में आ रहा है कि 15,900 के नज़दीक खरीदना नहीं है, वहाँ प्रॉफिट बुक करना है। ये अकल तो आ गई इस सब में, ये डेटा देखने के बाद। बाकी तो ठीक है, घरेलू फंड ने कोई खास नहीं, ठीक है, 950 करोड़ की बिकवाली की है, हालांकि करनी नहीं चाहिए थी कल के सेशन में, उनको तो खरीदना चाहिए जब वो भी 3-4 दिनों से खरीद रहे हैं, तो ये ठीक है। अब आइए एफएनओ के डेटा। एफएनओ के डेटा में एक ही चीज़ है दीप, जो रुकावट का लेवल आ रहा है वो 15,800 का आ रहा है। आज से नई हफ्ते की सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आमतौर पर आपको याद होगा पहले जब हम वीकली सीरीज की शुरुआत करते थे, डेटा होते 10 लाख शेयरों का मुश्किल से ओपन इंटरेस्ट, 12 लाख शेयर निफ्टी में। आप देखिए 15,800 के कॉल पर 35 लाख शेयर हैं, जिसमें से 28 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो बाजार जब तक 15,800 पार करके ना टिके तब तक आप भूल जाइए कि तेजी में 75 पॉइंट बढ़ भी जाए तो आप मजबूत नहीं है। अपने को तेजी 15,800 से ही गिननी है, पहली चीज़। दूसरा, इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 15,500 की तरफ जा रहा है, वहाँ 31 लाख शेयर हैं मंथली वाले में, और वीकली वाले में 19 लाख शेयर हैं। तो 15,500, 15,800 ये ट्रेडिंग रेंज शायद थोड़ा सा बाजार शिफ्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये देखते हैं क्या कुछ होता है। अब आइए बैंक निफ्टी, बहुत कम डेटा है तो हम बाकी लेवल और रेंज डिस्कस कर ही चुके हैं। बैंक निफ्टी के 35,000 के आसपास, 34,900, 35,000 सपोर्ट है, 35,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट। जीती क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप और इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर रखनी है नजर। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए। देखते हैं आज ग्लोबल वीकनेस के सामने भारतीय बाजारों की चाल कैसी रहेगी। आइए आपको आज के खबरों वाले शेयर्स के बारे में बता दें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी करते हैं फोकस। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें क्या क्या हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आपको डेल्टा कॉर्प पर नजर रखनी है क्योंकि आज इसके तिमाही नतीजे आने वाले हैं, तो यहाँ पर फोकस रखिए। साथ ही 2 स्टॉक्स ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे, जहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज 25 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया था इन्होंने, और नवीन फ्लोराइन 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड यहाँ पर भी दिया गया था। GR इंफ्रा, इसका IPO अपडेट है मेरे पास, जहाँ पर दूसरे दिन IPO ऑलमोस्ट 6 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें रिटेल निवेशक करीब 7.5 गुना यहाँ पर उन्होंने सब्सक्राइब किया है। आज IPO का आखिरी दिन है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IPO यहाँ पर भी अपडेट है, करीब 4.25 गुना ये कुल मिलाकर बढ़ता हुआ दिखा है, और रिटेल निवेशक 5.4 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं। और इस IPO का भी जो है आज आखिरी दिन है आपके लिए सब्सक्राइब करने के लिए। भारत डायनामिक्स यहाँ पर भी नजर रखिए क्योंकि रक्षा मंत्रालय से इनको करीब 500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आया है, और ये इंडियन एयरफोर्स को आकाश मिसाइल सप्लाई करने के लिए इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स एंड ऑफ कोर्स दोनों IPOs। बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और आज फाइनल डे है इसका। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए ईडलवाइज फाइनेंशियल, यहाँ पे अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पिछली तिमाही से लेके अब तक राकेश झुंझुनवाला ने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ा दी है। 1.19% थी, वहां से बढ़ाकर 1.61% हो चुकी है। इसके साथ ही CDSL यहाँ पे भी अच्छे आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए इनके जो कुल एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं वो अब 4 करोड़ पे पहुंचते हुए दिखे। ये पहली डिपॉजिटरी है जिसमें 4 करोड़ तक के अकाउंट्स जुड़ते हुए दिखे। जनवरी 2020 की अगर हम बात करें तो हमने देखा करीब 2 करोड़ के एक्टिव अकाउंट्स थे, लेकिन वो अब बढ़कर दुगने हो चुके हैं। 4 करोड़ से भी ज्यादा के जो अकाउंट्स हैं वो अब डिपॉजिटरी में आते हुए दिखे। तो इस स्टॉक पर और साथ ही BSE, इन दोनों पर आपको फोकस रखना होगा।
वोडाफोन आइडिया क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है कंपनी की तरफ से। काफ़ी रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे थे कि कंपनी एसेट मोनेटाइज करने पर विचार करते हुए दिख रही है। करीब 1 बिलियन करोड़ तक के जो असेट्स है वो मोनेटाइज करेगी और पूंजी जुटाने की योजना है, लेकिन अब कंपनी ने कहा है कि फिलहाल उनकी एसेट मोनेटाइजेशन की कोई भी योजना बनती हुई नहीं दिख रही है। JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स, इस पर भी आप नज़र रखें। ओवरऑल जो प्रोडक्शन के नंबर्स हैं वो कंपनी ने रिलीज़ किए हैं। ओवरऑल आप देखिए, अगर सालाना आधार पर देखें तो नंबर्स अच्छे हैं। 76% तक का जंप आपको वाई ऑन वाई बेसिस पर आता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो लगभग 6% तक की गिरावट इस बार आती हुई दिखी है। इनके प्रोडक्शन में 0.14 मिलियन टन इस बार प्रोडक्शन होता हुआ दिखा है कंपनी का। और साथ ही बैंक्स NBFCs पर आप फोकस रखें, क्योंकि RBI ने बैंकों को और साथ ही NBFCs को लाइबोर का जो विकल्प है वो खोजने को कहा है। इस पर किस तरह से काम हो सकता है, क्या डिटेल्स हैं, इस पर बैंक्स और NBFCs को काम करने पर बोला गया है RBI की तरफ से। तो बैंक्स NBFCs आज फोकस में रहेंगी। बिल्कुल, तो ढेरों खबरें आती हुई दिख रही हैं और कुछ और खबरें और फंड एक्शन लेकर मानसी तैयार है। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। OMCs आज फोकस में रहेंगे क्योंकि अपने एसेट को मोनेटाइज करने के लिए तेल कंपनियां इनविट्स ला सकती हैं। खबर आई है इनविट में करीब 5000 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी और इन प्रोजेक्ट्स में कंपनियां 26 से 49% हिस्सा अपना बेच सकती हैं, जिसके चलते OMCs पर फोकस रखना चाहिए आज। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर और वेयर हाउसिंग सेक्टर पर फोकस आज रखिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जोन्स लैंग डसाल JLL की एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत Q1 में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश जो है उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश $155 मिलियन से बढ़कर $1.35 बिलियन तक जाता हुआ दिखा है। वेयर हाउसिंग सेगमेंट में निवेश $41 मिलियन से बढ़ा है, बढ़कर $743 मिलियन पर जाता दिखा है। वहीं रिटेल सेगमेंट में निवेश $278 मिलियन रहा है। जहाँ ऑफिस सेगमेंट में भी निवेश बढ़ा है, $66 मिलियन से बढ़कर $231 मिलियन हुआ है, जिसके चलते रियल एस्टेट और वेयर हाउसिंग सेक्टर पर फोकस रखना चाहिए। द्वारिकेश शुगर कंपनी के लिए खबर है, कंपनी ने द्वारिकेश धाम बरेली में 175 किलो लीटर पर डे की डिस्टिलरी बनाई है, जिसके चलते स्टॉक फोकस में रहेगा। और एक बल्क डील है मेरे पास वालचंद नगर इंडस्ट्रीज पर। विस्त्रा ITCL इंडिया ने करीब 3,28,000 शेयर्स की बिकवाली की है, 73 रुपए और 18 पैसे प्रति शेयर के दाम पर। ध्यान रखिएगा, सेकेंड डे ऑफ सेलिंग, दूसरे दिन की यहाँ पर बिकवाली लगातार आती हुई दिख रही है। ये तमाम खबरों वाले शेयर, लेकिन रिपोर्ट्स भी है आज बड़ी इंटरेस्टिंग और दमदार। आशीष हमारे साथ है। आशीष, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताइए। गुड मॉर्निंग सर। आज ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले TCS नतीजों के बाद अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि नतीजे हल्के अनुमान से कमजोर है। हालांकि जो डील मोमेंटम है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, मार्जिन भी ठीक ठाक है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने जो है 3,853 से घटाकर 3,703 कर दिया है। JP मॉर्गन ने भी अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग दी है, 3,680 से लक्ष्य को घटाकर 3,650 कर दिया है। HSBC होल्ड की राय दे रहे हैं, 3,470 से लक्ष्य को घटाकर 3,455 कर दिया है। 3,257 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं हाईएस्ट अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली सबसे ज़्यादा बुलिश है, ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और 3,870 का इन्होंने लक्ष्य दिया है। और सिटी स्टॉक पर बेरिश हैं, बिकवाली की राय दे रहे हैं 3,080 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा CLSA की एक बढ़िया रिपोर्ट है ये पूरे रियल एस्टेट स्टॉक्स पर, जहाँ पर इन्होंने 11 टॉप डेवलपर्स को होस्ट किया, उसके बाद रिपोर्ट निकाली और ये कह रहे हैं कि अगले 3 से 4 साल में अगर आप देखें तो अपनी जो आय है ये इसे दुगना करते हुए नजर आएंगे और जो कैश फ्लोज हैं वो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स के यहाँ से सुधरते हुए नजर आएंगे। प्रेस्टीज एस्टेट्स पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 370 रुपये के लक्ष्य ले करीब 290 कल की क्लोजिंग है। DLF पर जो रेटिंग है उसे आउट परफॉर्म से बढ़ाकर अब खरीदारी की राय दी, यानी रेटिंग को अपग्रेड किया है। लक्ष्य 350 से बढ़ाकर 355, 288 कल की क्लोजिंग है। फिनिक्स मिल्स पर जो है रेटिंग डाउनग्रेड कर अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे 970 के लक्ष्य के लिए, 850 कल की क्लोजिंग है। शोभा डेवलपर्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 550 पर लक्ष्य बरकरार है। एम्बेसी ऑफिस रीट्स पर देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दी जा रही है, 365 रुपये का लक्ष्य है। ओबरॉय रियल्टी आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लक्ष्य 640 से बढ़ाकर 670 कर दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज बिकवाली की राय बरकरार है 1145 के लक्ष्य के लिए, हालांकि 1456 जो है कल की क्लोजिंग है। टाटा मोटर्स पर बढ़िया रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, अनिल जी, जहां पर बड़ा टारगेट कट कर दिया है। इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, पहले लक्ष्य था 300 रुपये, अब घटाकर कर दिया 298, पूरे 2 रुपये इन्होंने जो है लक्ष्य काटा है और 306 जो है कल की क्लोजिंग है। ये तो ITC टाइप वाला मामला हो गया है। 298 टारगेट, 300 का भाव, 300 जो मतलब 3-4 रुपये में सारा काम। बिल्कुल अनिल जी, सिर्फ मात्र 2 रुपये की कटौती की इन्होंने टारगेट में।
इसके अलावा HSBC ये अभी भी स्टॉक पर बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे 340 रुपए के लक्ष्य के लिए। IGL पर भी नजर रखिएगा, इनके केपेक्स प्लान को लेकर जो है ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस बुलिश नजर आ रहे हैं। इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को तो बरकरार रखा है, हालांकि लक्ष्य इन्होंने 500 से बढ़ाकर 550 कर दिया है। 580 कल की क्लोजिंग है। ICICI बैंक पर भी नजर रहेगी, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। मैक्वारी ने करीब 820 रुपए का लक्ष्य दिया है, 642 कल की क्लोजिंग है। और अंत में लगातार टाटा स्टील पर अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1610 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। और एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ICICI सिक्योरिटीज़ की भी है शुगर शेयरों पर, वो भी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। शुगर सेक्टर को पूरा अपग्रेड किया है ICICI सिक्योरिटीज़ में, जो विस्तार से आप लिंक के तौर पर देखेंगे आगे। आइए अब देखिए पिक ऑफ द डे। ओपनिंग बैट्समैन सचिन जी, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज जो मैंने शेयर चुना है वो मैं रिआइटरेट कर रहा हूँ। इसे हमने SPL मिड कैप शो में इसी हफ्ते में कवर किया था। स्टॉक का नाम है राइट, जिसे हमने 275 के आसपास रेकमेंड किया था इस हफ्ते में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, कल के सत्र में इसने एक अपना इंपॉर्टेंट बैरियर था 280 का, वो पार कर दिया था और उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है आज के सत्र में ये मोमेंटम कंटिन्यूड होना चाहिए। पोजिशनल टारगेट तो 330 का ही रहेगा, शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 305 का। स्टॉप लॉस अभी आपको लगाना चाहिए अराउंड 375 के आसपास, जो आपकी कॉस्ट है। एंड अभी भी खरीदारी करनी है राइट्स लिमिटेड में। मैं कह रहे हैं खरीदारी, ये है राय आपके लिए। कल ये क्लोजिंग शो में स्टॉक बढ़िया मुंह देते हुए नजर आया था और मैं खरीदारी का मौका भी बनता हुआ। हाँ, सुमित जी ने रिकमेंड किया था कल क्लोजिंग शो में भी 295 और 305 के टारगेट के लिए। आपके टारगेट से एक बार सचिन जी फिर से बताएं जरा। अनिल जी, 330 का तो हमने पोजिशनल टारगेट दिया है, मंगलवार को हमने रिकमेंडेशन दी थी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 305 का स्विंग तो आज के सत्र में बनना चाहिए। स्टॉप लॉस अभी आपको लगाना है अराउंड 275 के आसपास। पहले हमने जब रेकमेंड किया था तभी स्टॉप लॉस था अराउंड 260 के आसपास, तो मैं अभी इसे रेज कर रहा हूँ कॉस्ट के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो काफी हेल्दी सेटअप बन सकता है। 275 स्टॉप लॉस, 330 पोजिशनल टारगेट, 305 इंट्राडे टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए राइट्स में खरीदारी करने की राय। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी। सबसे पहले तो अनिल जी आपको नई गुलाबी टी शर्ट की मुबारकबाद। और अनिल जी, इस टी शर्ट का कोई एडिशन, कोई पुराना या नया कुछ पड़ा हो तो फिर अनिल जी दिल्ली उसको भेजने का कष्ट करें। ये ना अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है CDSL। जी 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 बताएं। हाँ, तो अनिल जी CDSL खरीदना है, बड़ी तेजी चल रही है। अनिल जी, ये जो पूरा जो ब्रोकिंग और स्टॉक मार्केट का स्पेस है, ये अनिल जी बहुत जबरदस्त लग रहा है। BSE पर लगातार आप खरीदारी की राय देते आए हैं, CDSL पर खरीदारी की राय देते आए हैं। इसके अलावा जो ब्रोकरेज हाउस हैं टॉप, मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज, जियोजीत, इनके चार्ट्स बहुत दमदार हैं। तो खरीदारी करनी है CDSL पर। मुझे लगता है कि 1005 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। ये 1100 तक स्ट्रेट रन में जाना चाहिए, तो CDSL पर खरीदारी की राय करें आप खरीदारी। ये है एक और स्टॉक 4 डिजिट में। हाँ जी, तो प्लीज। हाँ, तो देखिए मैं आपको एक बड़ी राज की बात बताता हूँ आज, जो आपके लिए भी लाइफ में बहुत काम आएगी। फिर आपके यानी किसी से भी गिफ्ट मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ ये कि देखिए मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है नहाने के बाद और शर्ट्स और टी शर्ट्स के मामले में धोने के बाद। ये पक्का है, वो दोनों ही नए लगने लगते हैं, एकदम फ्रेश लगने लगता है। ऐसा लगता है कि नया है, पहले कभी देखा नहीं वैसा वाला मामला। आप भी ट्राई करके देखिए, कुणाल जी लाइफ में बहुत काम आएगा। तो अगर ये मतलब 1-2 साल वाली पुरानी टी शर्ट नहीं दिखने लगे धोने के बाद, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो इसलिए अब आप इतने अच्छे करीबी दोस्त हैं, आपको पुरानी भेजो अच्छा नहीं लगेगा, कोई नई वाली देखी जाएगी। आइए तब तक चलते हैं बंसल जी के पास। बंसल जी, फुटबॉल की तैयारी है आपकी वीकेंड पर देखने की? बिल्कुल अनिल जी, तैयारी। अनिल जी अब तो देखिए घर पे ही बैठे हैं, कभी कभी निकलते हैं। हाँ। तो अब जो चीजें घर पे टीवी पे देखने को मिलेंगी, कोई और कोई ऑप्शन नहीं है। बट अनिल जी अच्छा स्पोर्ट है, मतलब कि अच्छा खाना पीना रखो साथ में टीवी के सामने और फुटबॉल को एंजॉय करो अनिल जी। ये ठीक है, खाना पीना अच्छा रखो और टाइमिंग भी वैसा है ना, आप क्या करें। लेकिन बाय द वे एक चीज़ बताऊँ, अगर मैच अच्छा हो तो काफ़ी कैलोरीज वैसे एक्साइटमेंट में बर्न हो जाती है। मैच देखने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, मैं आपको बताता हूँ ये राज की बात, किसी एक टीम के पक्ष में होना ज़रूरी है।
अगर आप न्यूट्रल होकर मैच देखेंगे तो कभी मज़ा नहीं आएगा। किसी किसी एक टीम को तो आपको फेवर करना चाहिए, किसी एक टीम के अगेंस्ट होना चाहिए। फेवर करके देखें तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इमोशंस ज़्यादा होंगे। अगर किसी के अगेंस्ट में नहीं 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 ये तो हार नहीं चाहिए तो थोड़ा कम एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं एक पक्ष बनाकर चलेंगे तो एक्साइटमेंट और जो मज़ा आएगा वो अलग ही है। बताएं सर, आज का आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है मेरा LTTS, L&T टेक्नोलॉजी। मेरा पिक ऑफ द डे है 2900, 2900 का स्टॉप लॉस है, 3050, 3050 का टारगेट है। LTTS में खरीदारी करने की राय है, ये है आपके लिए आज पिक ऑफ द डे। कल LTTS में क्लोजिंग वाले शो में हिमांशु जी ने भी खरीदारी करने की राय दी थी और आज राय आती हुई दिख रही है बंसल जी की तरफ से। सिद्धार्थ सैदानी साहब भी हमारे साथ तैयार है। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। आज जो शेयर है, अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल का आइटम आपको डिस्कवर करना है, लगाना है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट चाहिए तो ये कंपनी सबसे पहले आएगी जुबान पे, और ये कंपनी है हैवेल्स। हैवेल्स कंपनी पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 1136 का। हैवेल्स सबसे बेहतरीन, चाहे वो फैंस, लाइटिंग, केबल्स, FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, सभी में बहुत बेहतरीन कर रहा है। B2B में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, बिजनेस टू बिजनेस में, और बिजनेस टू कस्टमर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। मुनाफों में 70% की बढ़ोतरी देखने मिली थी Q4 में, और फेस्टिव सीजन अब हमारे सामने है 2-3 महीने के बाद, तो मुझे लगता है कि अनलॉक के कारण FMEG प्रोडक्ट में बहुत अच्छा सेल होगा हैवेल्स का। हैवेल्स पे खरीदारी की राय है, 1136 का टारगेट। ओके, तो 1136 के टारगेट के लिए हैवेल्स पर करनी है खरीदारी। ये है सिद्धार्थ जी की पसंद, नजर रखेंगे इस काउंटर पर। सिद्धार्थ जी, IT स्टॉक्स फोकस में है, TCS के नतीजे आपको कैसे लगे सर? आपका कोई व्यू नतीजों के बाद? देखिए दीपांशु, मेरा मानना है कि ये इनलाइन नंबर्स है, बहुत कमजोर नहीं दिख रहे हैं मुझे। खासकर मुझे जो इनकी गाइडेंस दिख रही है, खासकर इनके जो मार्जिन आए हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन 25.5 और नेट मार्जिन आए हैं 19.8, ये मेरे हिसाब से इनलाइन है। मुझे नतीजों में कोई ऐसा मिस नहीं दिख रहा है। मैं मानता हूं कि TCS पे अगर कोई भी बाजार में कहीं ना कहीं कमजोरी अगर हो और स्टॉक में भी आ जाए, खरीदारी का मौका है। हमारा टारगेट बरकरार है 3600 रुपए का। ओके, तो 3600 का टारगेट बरकरार है। TCS पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर आज आपको एक्टिव होते हुए दिख सकता है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी बुलिश रही है, जैसे अनिल जी भी आज सुबह बात कर रहे थे। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। भारत डायनामिक्स, कल क्लोजिंग में इसके बारे में भी चर्चा हो रही थी। HAL, भारत डायनामिक्स दोनों ही मूव कर रहे थे, सुमित जी ने हाईलाइट भी किया था। सचिन जी, भारत डायनामिक्स से चार्ट देखें, यहाँ पर 500 करोड़ रुपए के एक ऑर्डर की बात चल रही है। क्या राय बनती है सर इस काउंटर पर? पंचू, 378, 380 एक ऐसा जोन है जिसके ऊपर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्दी रहा है। इनफैक्ट एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन किया है वीकली चार्ट पे, एंड जिस तरीके से कल का स्विंग लो बनाया है, मुझे लग रहा है वो एक कॉन्फिडेंट बेस बन चुका है। तो 265 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स बनाने की ही सलाह होगी, बट मोमेंटम मुझे लग रहा है 280, 282 के आसपास ही ब्रेकआउट पे मिलना चाहिए। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग 390, 395 के स्विंग्स इमीडिएट बेसिस पे नजर आ सकते हैं, तो डेफिनेटली खरीदारी करने की ही सलाह होगी 365 के स्टॉप लॉस के साथ 390, 395 के टारगेट के लिए। यह है आपके लिए भारत डायनामिक्स में खरीदारी करने की राय।